अलीगढ़ में पीएम मोदी ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर हमला किया। पीएम ने कहा कि जनता ने दोनों शहजादों की परिवारवाद की फैक्ट्री पर ताला लगा दिया है, जिसकी चाबी आज तक नहीं। सपा और कांग्रेस के परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की फैक्ट्री में ताला लगा दीजिए। ऐसा मजबूत ताला लगाया कि दोनों शहजादों को आज तक इसकी चाबी नहीं मिल रही। पीएम के ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले बयान पर ओवैसी ने पलटवार किया। ओवैसी ने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी आप प्रधानमंत्री हैं, इस देश के प्रधानमंत्री आपको सेफ नहीं देता कि आप भारत की इतनी बड़ी आबादी के ताल्लुक से इस तरह की बकवास करें। अरे आप देश के वजीर आजम हैं, आप किसी चौपाल के नेता नहीं हैं और बोलते हैं कि हम बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। नरेंद्र मोदी के आपके 6 भाई नहीं हैं, अमित शाह की 6 बहनें नहीं हैं। अफसोस होता है नरेंद्र मोदी के तुम भारत के वजीर आजम हो। उधर कांग्रेस ने पीएम मोदी के बयानों की शिकायत चुनाव आयोग से की है। पार्टी ने कहा कि प्रधानमंत्री के बयान विभाजनकारी और दुर्भावनापूर्ण है। बांसवाड़ा और अलीगढ़ में प्रधानमंत्री के भाषणों समेत कांग्रेस ने 140 पेज में 17 शिकायतें चुनाव आयोग से की हैं। इस सिलसिले में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। मैं हाथ जोड़ के उनसे कहूंगा कि उन्होंने इस प्रकार का वक्तव्य कैसे दिया, नहीं देना चाहिए और चुनाव आयोग को इसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। कांग्रेस का आरोप है कि पीएम मोदी ने विभाजनकारी और दुर्भावनापूर्ण बयान देकर आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन किया है। वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी की शिकायत इलेक्शन कमीशन से की है। राहुल गांधी के भाषणों पर बीजेपी को आपत्ति है। राहुल पर नॉर्थ साउथ के बीच दरार डालने का आरोप लगाया गया। केरल और तमिलनाडु के राहुल गांधी के भाषणों को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत की है। पार्टी का आरोप है कि राहुल गांधी देश को उत्तर दक्षिण में बांट रहे हैं। जिस तरह से देश को उत्तर व दक्षिण के बीच में दरार डालकर लड़ाने का एक घिनौना षड्यंत्र कांग्रेस ने रचा है। उन्होंने पूरा प्रयास किया है भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर। बीजेपी ने चुनाव आयोग से कहा है कि राहुल गांधी सीरियल ऑफेंडर हैं, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। जम्मू कश्मीर में 1 महीने के भीतर टारगेट किलिंग की ये तीसरी घटना है। इससे पहले 2 गैर कश्मीरियों की हत्या की गई थी। इस बार आतंकियों ने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में काम करने वाले मोहम्मद रासिक पर फायरिंग की। इस हमले में वो बुरी तरह जख्मी हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके को सील कर दिया है। सुरक्षा बलों की ज्वाइंट टीम ने हमलावरों को पकड़ने के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। दिल्ली में बीजेपी के आला नेताओं की पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर देर रात तक एक बैठक हुई। आइए जानते हैं कि इस बैठक में क्या रणनीति बनाई गई। दूसरे चरण के मतदान के प्रचार खत्म होने में अब सिर्फ 1 दिन बचा है। पीएम मोदी का कांग्रेस मैनिफेस्टो पर वार और मुसलमानों पर दिए बयान के बाद सियासी तापमान बढ़ गया है। इस बदले सियासी हालात के बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर एक बैठक हुई। बैठक में अमित शाह समेत बीएल संतोष, सुनील बंसल और अन्य नेता शामिल हुए। समझा जा रहा है कि पार्टी ने आने वाले चरणों के लिए चुनावी तैयारियों पर चर्चा की। वहीं कांग्रेस के संविधान बदलने के आरोपों और ओबीसी के मुद्दे पर पलटवार की नई रणनीति पर विचार किया गया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी में चुनाव प्रचार में जुटी हुई है और इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल को मातृभूमि और मातृभाषा दोनों से बैर। फिर अगर एक चिट्ठी के ऊपर आप लिख दो हिंदी में रवींद्र त्रिशुंडी, पढ़ लें शेर बहादुर जी, तो धन्य हो जाए। फिर उसी चिट्ठी के नीचे लिख दो मयंकेश्वर शरण सिंह, अपना दिलोई विधायक, उनका नाम हिंदी में लिख दो, तो हिंदी पढ़ भी नहीं पाएंगे। और ये वो व्यक्ति हैं जिनको मातृभूमि और मातृभाषा दोनों से बैर है।
सत्ता पाने के लालच में कुछ भी कहीं भी कैसे भी बोलते हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का खाता खुल गया है। गुजरात की सूरत लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध चुनाव जीत गए। कांग्रेस ने नीलेश कुंभानी को सूरत लोकसभा सीट से अपने प्रत्याशी बनाया था। उनकी उम्मीदवारी एक दिन पहले खारिज कर दी गई थी। रिटर्निंग अधिकारी ने प्रस्तावकों के हस्ताक्षर में विसंगतियां पाई थी। आज गुजरात में, सूरत में, देश में पहला कमल खिला है। सूरत सीट पर बाकी सभी उम्मीदवारों ने भी नामांकन वापस ले लिया था। 1951 में हुए पहले लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक मुकेश दलाल समेत 35 उम्मीदवार ऐसे रहे हैं जिन्होंने निर्विरोध चुनाव जीता है। पीएम का राजस्थान छत्तीसगढ़ का दौरा। राजस्थान में एक और, छत्तीसगढ़ में 2 जनसभा करेंगे प्रधानमंत्री। 24 अप्रैल को भी छत्तीसगढ़ में रहेंगे प्रधानमंत्री। तो आज की अगर बात की जाए तो ताबड़तोड़ दौरे। पीएम मोदी के राजस्थान और छत्तीसगढ़ में दौरा रहेगा। राजस्थान में एक और छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो यहां पर 2 जनसभाओं को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे और 24 अप्रैल को भी छत्तीसगढ़ में ही प्रधानमंत्री रहेंगे। इधर सूरत में कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन खारिज होने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि जनता से अपना नेता चुनने का अधिकार छीनना संविधान खत्म करने की तरफ बढ़ाया गया एक और कदम। सूरत से कांग्रेस उम्मीदवार का पर्चा खारिज होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, तानाशाह की असली सूरत एक बार फिर देश के सामने है। जनता से अपना नेता चुनने का अधिकार छीन लेना बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करने की तरफ बढ़ाया एक और कदम है। राहुल ने लिखा, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, ये सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, ये देश को बचाने का चुनाव है, संविधान की रक्षा का चुनाव है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पार्टी ने चुनाव आयोग से सूरत चुनाव स्थगित करने की मांग की है। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के कानून न बदलने वाले बयान पर पलटवार किया। अमित शाह ने कहा कि कानूनों को बदलने के लिए सरकार में आना होता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति में अंधी हो चुकी कांग्रेस पहले चरण में अपना सूपड़ा साफ होते देखकर बौखला गई है। बयान जारी करके गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, वोट बैंक को खुश करने के लिए कांग्रेस प्रताड़ित हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, सिख और पारसी समुदाय के लोगों का अहित करने पर आमादा है। पीएम मोदी की गारंटी है कि धार्मिक प्रताड़ना झेलकर भारत आए हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, सिख और पारसी समुदाय के हर व्यक्ति को सीएए से नागरिकता मिलेगी। इसको कोई नहीं रोक सकता। कांग्रेस को नए कानूनों से 3 साल के अंदर न्याय मिलने से समस्या है। अमित शाह आज महाराष्ट्र के अकोला में जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले छत्तीसगढ़ में वो कांग्रेस पर जमकर बरसे। कांग्रेस पार्टी पूरी नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रही। मैं आज कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, आपके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं है? राहुल बाबा देश के नाम में स्पष्ट करे। और मनमोहन सिंह, आपके प्रधानमंत्री ने कहा था संसाधन पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का है, आदिवासी दलित का नहीं है। आदिवासी दलित का नहीं। कर्नाटक के बागी बीजेपी नेता ईश्वरप्पा को पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। केएस ईश्वरप्पा के निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लोकसभा चुनाव लड़ने की वजह से बीजेपी ने ये कार्रवाई की है। पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके ईश्वरप्पा अपने बेटे के.ई. कांतेश को हावेरी से टिकट नहीं मिलने से नाराज चल रहे थे। उन्होंने इसके लिए प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बी.वाई. विजेंद्र और उनके पिता बी.एस. येदियुरप्पा को दोषी ठहराया था। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को हावेरी से बीजेपी का टिकट मिला है, जबकि विजेंद्र के भाई और सांसद बी.वाई. राघवेंद्र शिवमोगा से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 7 उम्मीदवारों की नई लिस्ट को जारी किया है। बिहार से 5 और पंजाब से 2 लोकसभा उम्मीदवारों के नामों को घोषित किया गया है।
कांग्रेस ने मुजफ्फरपुर से हाल ही में बीजेपी छोड़कर आए अजय निषाद को अपना प्रत्याशी बनाया है। अजय निषाद ने 2014 और 2019 में मुजफ्फरपुर से लोकसभा का चुनाव जीता था। अजय निषाद पूर्व मंत्री जय नारायण प्रसाद निषाद के बेटे हैं। वहीं बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के बेटे आकाश सिंह को महाराजगंज सीट से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। पार्टी की तरफ से जारी की गई इस लिस्ट में कुल 7 प्रत्याशियों के नाम है, जिनमें 5 बिहार से हैं, जबकि 2 पंजाब से हैं। लिस्ट में 7 उम्मीदवारों में से 2 महिलाओं को भी मौका दिया गया है। आज मेरठ और अलीगढ़ का सियासी पारा काफी गर्म रहने वाला है। आखिर ऐसा क्यों? आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। पीएम के अलीगढ़ में चुनावी सभा के एक दिन बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज चुनावी रैली को संबोधित करेंगी। मायावती दोपहर 11:30 बजे सासनी गेट स्थित महेश्वर इंटर कॉलेज मैदान में पहुंचेंगी। वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव अलीगढ़ में 12:45 के आसपास पहुंचेंगे। मेरठ में भी आज सियासी पारा हाई रहेगा। मुख्यमंत्री योगी एक रोड शो करेंगे। इसके अलावा अखिलेश यादव और मायावती चुनाव जनसभा को संबोधित करेंगी। उधर बुलंदशहर में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी का नाटक, जुमलेबाजी और गारंटी काम आने वाली नहीं। राम चर्चा के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी कोई गड़बड़ी आदि नहीं की जाती हैं और वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई भी पुरानी व नई चल रही नाटकबाजी, जुमलेबाजी व गारंटी आदि काम में आने वाली नहीं है। कागजी गारंटी आदि भी दी है तो उनका जमीनी हकीकत में अभी तक भी इन्होंने लगभग इसका 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है। किशनगंज लोकसभा सीट पर प्रचार अभियान जोरों पर है। इस दौरान किशनगंज में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने खुलासा किया कि आखिर अररिया में अपने उम्मीदवार क्यों खड़े नहीं किए उन्होंने। रिपोर्ट आप देखिए। मगर तस्लीम साहब हमारे लिए बहुत अजीज हैं और रहेंगे। उन्हीं के घर से बहुत से लोग मुझसे कांटेक्ट किए और कहे कि आप अररिया पार्लियामेंट से इस कैंडिडेट को खड़ा कर दीजिए, उस कैंडिडेट को खड़ा कर दीजिए। हमने कहा हमारा ज़र्फ ये है कि जो हमको छोड़कर चला गया, हमने उनके बुरे वक्त में उनका साथ दिया था, उनका नहीं दिया था, हमने तस्लीम साहब की कुर्बानियों को देकर उनका साथ दिया था। अब भी हम आपको बता रहे हैं कि हमने अररिया से अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से निजी डॉक्टर से परामर्श की मांग को खारिज कर दिया है। वहीं कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जांच के लिए एक मेडिकल बोर्ड बनाने का आदेश दिया है। इस पर हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी ने अरविंद केजरीवाल के वकील से बात की। इंसुलिन देने का सवाल है, उस पर निर्णय जो है वो एक मेडिकल बोर्ड जो है वो लेगी। मेडिकल बोर्ड का गठन होगा। जेल अथॉरिटीज़ को डायरेक्शन दी गई है कि आप जो है मेडिकल बोर्ड गठित कीजिए विद द कंसल्टेशन ऑफ एम्स, और वो इस बात की पड़ताल करेंगे कि क्या जो स्थिति है अभी अरविंद केजरीवाल की, उसमें इंसुलिन देना कितना महत्वपूर्ण है। तो दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को लेकर आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि आज खत्म हो रही है। सीएम केजरीवाल को आज राउज एवेन्यू कोर्ट पेश किया जाएगा। ईडी ने केजरीवाल पर आबकारी नीति को बनाने और क्रियान्वयन से लेकर दिल्ली शराब घोटाले की पूरी साजिश में लिप्त रहने का आरोप लगाया है। वहीं दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार बीआरडी नेता के कविता की न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद आज उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में के कविता की ओर से दायर जमानत याचिका पर कोर्ट आज 2 बजे सुनवाई करेगा। राजस्थान के सीएम जोर शोर के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हैं। एक रोड शो के दौरान बड़ा हादसा होते होते कैसे टल गया, आप ये भी देखिए।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जिस जीप पर सवार होकर रोड शो कर रहे थे उसमें अचानक धमाके के साथ तेज आवाज आई। सीएम के सिक्योरिटी में लगे सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत सीएम को नीचे उतारा। सीएम की गाड़ी में तेज धमाका होते ही मौके पर हड़कंप मच गया। बताया गया कि गाड़ी का रेडिएटर फटने से जीप बंद हो गई और बोनट से धुआं निकलने लगा। गाड़ी की जांच होने के बाद पता चला कि जिप्सी ज्यादा गर्म होने की वजह से उसका रेडिएटर फट गया था। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 24,640 शिक्षकों की भर्ती को रद्द करने का आदेश दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2016 एसएससी भर्ती के पूरे पैनल को अमान्य घोषित कर दिया है। 9वीं से 12वीं और समूह सी और डी तक की सभी भर्ती रद्द कर दी गई हैं। कोर्ट ने प्रशासन को अगले 15 दिन में नई नियुक्तियों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। बता दें 2014 में पश्चिम बंगाल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने टीचर्स भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया और भर्ती प्रक्रिया 2016 में शुरू हुई थी। उस समय पार्थ चटर्जी बंगाल के शिक्षा मंत्री थे। उनके कार्यकाल की नियुक्ति में गड़बड़ी के आरोप लगे, जिसे हाईकोर्ट ने सही माना। राष्ट्रपति भवन में सोमवार की शाम पद्म सम्मान दिए गए। कुल मिलाकर 132 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सेरेमनी में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सबसे पहले पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया। बिंदेश्वर पाठक की पत्नी अमूला पाठक ने पुरस्कार ग्रहण किया। इसके बाद अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती, गायक उषा उथप और सीताराम जिंदल समेत कुछ लोगों को पद्म भूषण दिया। इसके अलावा मनोहर कृष्ण डोले और रामचेत चौधरी समेत कई हस्तियों को पद्मश्री दिया गया। बता दें कि इस बार 5 लोगों को पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण, 110 को पद्मश्री से सम्मानित करने का ऐलान किया गया है। वहीं पद्म पुरस्कार पाने वाले हस्तियों के सम्मान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रात्रि भोज का आयोजन भी किया। पद्म पुरस्कार विजेताओं के सम्मान में गृह मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि पद्म पुरस्कार विजेताओं के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया। इस दौरान पिछले 10 सालों में देश में बेहतरी के लिए हुए व्यापक बदलावों के बारे में उनके साथ गहन चर्चा करके प्रसन्नता हुई। रात्रि भोज के दौरान गृह मंत्री पद्म पुरस्कार विजेताओं और उनके परिजनों से भी मिले। वहीं रात्रि भोज में विदेश मंत्री एस जयशंकर और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी शामिल हुए। बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी की विसरा जांच की रिपोर्ट आई है सामने। विसरा रिपोर्ट में जहर की पुष्टि नहीं हुई है। मुख्तार के परिवार वालों ने जहर देकर मारने का आरोप लगाया था। हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा इस पर जुड़े हैं। पंकज जी, क्या जानकारी, क्योंकि परिवार तो लगातार यही बोल रहा था कि जहर दिया गया मुख्तार अंसारी को जेल में। जी हाँ, परिवार का हर सदस्य ये आरोप लगा रहा था और उसकी मौत से पहले से ये बात कही जा रही थी और बाराबंकी के एमपी एमएलए कोर्ट में भी लिखित रूप में दी गई थी खुद मुख्तार अंसारी की तरफ से। लेकिन कल जो न्यायिक जांच टीम एक उसकी न्यायिक जांच कर रही है मुख्तार अंसारी की मौत की, जिसकी मौत 28 मार्च को बांदा के जेल में हुई थी। बीमारी के बाद उसे मेडिकल कॉलेज भी ले जाया गया था। तो बिसरा की जो रिपोर्ट आई है उसमें कहीं से भी जहर होने की पुष्टि नहीं आई। यानी परिवार जो अब तक कह रहा था, न तो पोस्टमार्टम में इस बात की पुष्टि हो पाई और न ही बिसरा रिपोर्ट में ही इस बात की पुष्टि हो पाई कि किसी तरीके की जहर मुख्तार अंसारी को जेल के दौरान दी गई थी जब वो बांदा जेल में बंद था। शुक्रिया आपका पंकज जी इस पूरी जानकारी के लिए। यूपी के हरदोई में रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने मालगाड़ी से एक बच्चे को रेस्क्यू किया। 30 सेकंड के अंदर पूरी खबर। लखनऊ से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। एक मासूम बच्चा मालगाड़ी ट्रेन के दोनों पहियों के बीच फंसकर चला जा रहा था। जब आरपीएफ की नजर ट्रेन में फंसे बच्चे पर पड़ी तो उन्होंने ट्रेन रुकवाकर लड़के को बचा लिया। दरअसल भारतीय रेलवे ट्रैक के किनारे पर ही रहने वाला एक मासूम बच्चा खेलते खेलते ट्रैक पर खड़ी हुई मालगाड़ी पर चढ़ गया। इसके बाद अचानक मालगाड़ी चल दी और बच्चा वापस नीचे नहीं उतर पाया और करीब 100 किलोमीटर सफर तय कर हरदोई पहुँच गया। फिलहाल बच्चा चाइल्ड केयर सेंटर में सुरक्षित है। राजधानी लखनऊ में ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारियों ने सोमवार को एसी हेलमेट का ट्रायल किया। यह हेलमेट अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है।
देश भर में गर्मी का सितम लगातार बढ़ रहा है। तेज धूप के साथ तापमान इतना बढ़ जाता है कि लोगों का सड़कों पर निकलना दूभर हो गया है। ऐसे में भीषण गर्मी का सबसे ज्यादा सामना ट्रैफिक पुलिस को करना पड़ता है। गर्मी से ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को राहत मिले, इसके लिए एसी हेलमेट का ट्रायल किया गया है। ये हेलमेट अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। वहीं इसका बैटरी बैकअप 2 घंटे से लेकर 8 घंटे तक है। एसी हेलमेट में ठंड को सिर तक पहुँचाने के लिए वेंट और आंखों को तेज धूप से बचाने के लिए वॉइजर दिया गया है। इजरायली हमले में ईरान के एयर डिफेंस रडार सिस्टम को नुकसान हुआ है। यह खुलासा सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए हुआ है। ये ईरान के क्षतिग्रस्त एयर डिफेंस के रडार सिस्टम की सैटेलाइट तस्वीरें हैं। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक एशफान शहर में इजरायल के हमले में रडार सिस्टम को नुकसान पहुंचा है। ईरान अभी तक किसी तरह के नुकसान से इनकार करता रहा है। इजरायल ने ईरान के 13 अप्रैल को किए हमले के बाद बदले की कार्रवाई की थी। एशफान समेत कई शहरों पर इजरायल ने हमले का दावा किया था। उधर इजरायल यूरोपियन यूनियन पर दबाव बना रहा है कि ईरान पर और प्रतिबंध लगाए जाएं। और चलिए अब बात करते हैं कुदरत के कहर की। चीन में 100 साल की सबसे भयावह बाढ़ का अलर्ट है। चीन के कई प्रोविंस इस वक्त सैलाब में डूबे हैं। चीन की बी रिवर में वाटर लेवल 19 फीट पहुंचने की चेतावनी दी गई है। चीन में आए इस सैलाब ने लाखों घरों को अपनी चपेट में ले लिया है। ये कुदरत के प्रकोप का वो ट्रेलर है जिसने दक्षिण चीन में रहने वाले लाखों लोगों का चैन छीन लिया है। दक्षिण चीन के कई शहर पिछले 1 हफ्ते से मूसलाधार बारिश का प्रकोप झेल रहे हैं। हालत यह है कि दक्षिण चीन में 44 से ज्यादा नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। चीन के कई इलाकों में जल प्रलय जैसे हालात हैं, जिसके चलते 1,10,000 लोगों को सुरक्षित ठिकानों में शिफ्ट किया गया है। अकेले चीन के ग्वांगडोंग प्रोविंस में ही 12 करोड़ लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। नॉर्थ गुआंगडोंग प्रोविंस में सैलाब ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। रिपोर्ट से कि नॉर्थ गुआंगडोंग की नदियों में पानी 100 साल के सबसे खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। चीन में मची इस तबाही की वजह अप्रैल में सामान्य से ज्यादा बारिश को बताया जा रहा है। किंगयुआन में अप्रैल में औसत बारिश 444 मिलीमीटर रही है, जो पिछले पूरे साल हुई बारिश का 2 गुना है। बारिश से पैदा हुई तबाही और विकराल रूप ले सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 22 अप्रैल का दिन और रात दक्षिण चीन पर भारी पड़ सकती है। मौसम वैज्ञानिकों ने भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। इस वक्त दक्षिण चीन में इमरजेंसी सेवाएं अलर्ट मोड पर हैं। चीन से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो बता रही हैं कि हालात कितने भयावह हैं। इस वक्त दक्षिण चीन में 16 लाख लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर हैं। 1000 से ज्यादा स्कूलों को बंद कर दिया गया है। बड़ी खबर आ रही है। पीएम का राजस्थान छत्तीसगढ़ का दौरा है। आज राजस्थान में एक और छत्तीसगढ़ में 2 जनसभा करेंगे पीएम। 24 अप्रैल को भी छत्तीसगढ़ में रहेंगे प्रधानमंत्री। बीजेपी ने की राहुल गांधी की इलेक्शन कमीशन से शिकायत। राहुल के भाषणों पर बीजेपी को आपत्ति है। राहुल पर नॉर्थ साउथ के बीच दरार डालने का आरोप लगा है।